हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 7th यूनिट के थर्ड टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आज का हमारा विवाह यानी कि मैरिज। चलिए शुरू करते हैं। विवाह। बेकन के अनुसार बेकन ने बताया, विवाह के दूसरे दिन से व्यक्ति स्वयं को 7 वर्ष अधिक बूढ़ा अनुभव करता है। यानी बेकन जी ने बताया, शादी होने के दूसरे दिन से व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा है। और ऐसा क्यों महसूस होता है? क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए वो ऐसा महसूस करता है। बुलवर ने बताया, विवाह एक ऐसी प्रणय कथा है जिसमें नायक प्रथम अंक में ही मर जाता है। यहाँ पर मर जाने का मतलब उसकी डेथ से नहीं है। मर जाने का मतलब है यहाँ पर कि उत्तरदायित्व इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो समाज में, परिवार में इतना बिजी हो जाता है कि अपने बारे में फिर उसे सोचने का समय भी नहीं मिलता। ठीक है। इन विद्वानों का आशय है कि विवाह के बाद उत्तरदायित्व जो है वो बढ़ जाते हैं। प्रत्येक समाज में विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके लक्षण है धारणा, उद्देश्य, ढांचा, सामाजिक स्वीकृति, प्रतीक और स्थायित्व। विवाह जो है वो हर समाज की एक प्रथा है, संस्था है। हर समाज में विवाह होते हैं और जिसके लक्षण होते हैं कि सामाजिक धारणा बन सके इंसान की, वो सामाजिक धारणा में आ सके, उसको अपने जीवन जीने का उद्देश्य मिल सके, सामाजिक ढांचे में वो फिट बैठ सके, उसे समाज से स्वीकृति मिल पाए। ठीक है। प्रतीक और स्थायित्व। एक सामाजिक बंधन का उसे प्रतीक मिल जाता है शादी के बाद में, और वो स्थायित्व यानी कि वो स्थायी रूप से निवास भी करता है उसके बाद। विवाह की परिभाषा है। जैकब और स्टर्न ने बताया, विवाह एक अथवा अनेक पति तथा पत्नी के सामाजिक संबंध का नाम है। जैकब और एवं स्टर्न ने क्या बताया? विवाह एक ऐसी प्रथा है जिसमें विवाह एक अथवा अनेक पति तथा पत्नी के सामाजिक संबंध का नाम है। यानी विवाह में एक पति की एक पत्नी भी हो सकती है तथा एक पति की अनेक पत्नियां भी हो सकती हैं, और एक पत्नी के अनेक पति भी हो सकते हैं, और एक पत्नी का एक पति भी हो सकता है। ऐसे सामाजिक संबंध का नाम विवाह है। गिलिन तथा गिलिन ने बताया, विवाह संतानोत्पत्ति, परिवार की स्थापना का समाज द्वारा स्वीकृति का एक तरीका है। यानी विवाह जो है वो संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है तथा परिवार की स्थापना करने के लिए किया जाता है। संतान की उत्पत्ति और परिवार की स्थापना तो बिना शादी के भी हो सकती है, लेकिन उसको समाज स्वीकृति नहीं देता है। इसलिए विवाह जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसे समाज द्वारा स्वीकृति दी जाती है। बोगार्डस ने बताया, विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है। विवाह से एक पुरुष और एक स्त्री जो है वो एक सामाजिक बंधन में, सामाजिक जीवन में या पारिवारिक बंधन में प्रवेश करते हैं। निष्कर्ष। विवाह के निष्कर्ष क्या हैं? विवाह स्त्री पुरुष का एक संगठन होता है तथा ये लिंग संबंधों पर आधारित होता है। कुछ पुरुषों का कुछ स्त्रियों के साथ, एक पुरुष का अनेक स्त्रियों के साथ, या फिर एक स्त्री का अधिक पुरुषों के साथ तथा एक पुरुष का केवल एक स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित हो सकता है। विवाह में रीति रिवाज का पालन किया जाता है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री पुरुष सामाजिक बंधनों में बंध जाते हैं तथा यह समझौते पर भी आधारित होता है। परिवार तथा संतानोत्पत्ति विवाह के ही निष्कर्ष हैं। विवाह के बाद संतान जो है वो जायज मानी जाती है। विवाह समाज में निम्न संबंधों को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। समाज द्वारा स्वीकृति भी दी जाती है विवाह को। ठीक है। तो इतने निष्कर्ष होते हैं विवाह के। विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य उद्देश्य यौन संबंधों को नियमित करना, संतानोत्पत्ति के लिए तथा गृहिणी का निर्माण के लिए, और मानव जाति की निरंतरता बनी रहे तथा मन की शांति के लिए, और घर बसाने के लिए, और परिवार बसाने के लिए विवाह जो है वो किए जाते हैं। इतने सारे उद्देश्य होते हैं विवाह करने के। मुर्डॉक ने बताया, मुर्डॉक के अनुसार 3 प्रमुख उद्देश्य थे।
पहला यौन संबंधी इच्छाओं की संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा बच्चों की देखरेख करना। तो मुड्रॉक के अनुसार जो है वो मेन जो 3 उद्देश्य थे वो ये हैं। विवाह के उद्देश्य, हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं? हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य धार्मिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है, जो कि निम्न है। धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना, पुत्र प्राप्ति, रति क्रिया या यौन सुख के लिए, समाज परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करने के लिए तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग के लिए और आर्थिक सहयोग के लिए विवाह किया जाता है। विवाह के स्वरूप, विवाह के क्या स्वरूप होते हैं, यानी कितने प्रकार के विवाह होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं? तो हिंदू संस्कृति में विवाह जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि विवाह के 8 स्वरूप होते हैं। फर्स्ट है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या होता है? एक ऐसा विवाह जिसमें पिता स्वयं योग्य वर ढूंढकर कन्या का विवाह करवाते हैं, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है दैव विवाह। तो दैव विवाह यज्ञ के बाद कन्या का दान किसी ऋत्विज या पुरोहित से करवाना। पहले के टाइम में यज्ञ होते थे और यज्ञ के बाद में कन्या का दान किसी पुरोहित से करवा दिया जाता था, तो उसे दैव विवाह कहते थे, यानी हमने यज्ञ में कन्या को दान कर दिया। नेक्स्ट है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या के पिता को वर से 2 गायें और 1 बैल लेकर विवाह करना होता था। पहले के टाइम में ये सब होता था, अभी तो नहीं होता है। आर्ष विवाह में कन्या के पिता जो है वो वर की तरफ से 2 गाय और 1 बैल लेते थे, तब कन्या का विवाह करते थे। नेक्स्ट है प्रजापात्य विवाह, जिसे प्रजापत्य विवाह भी कहते हैं। इसमें वर वधू दोनों मिलकर एक दूसरे से वचन, तो इसमें एक दूसरे से वचन लेते हैं। नेक्स्ट है आसुर विवाह। वर कन्या के पिता को धन देकर कन्या को खरीदता है इसमें। नेक्स्ट है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में वर और वधु की आपसी प्रेम और सहमति से विवाह होता है, इसे गांधर्व विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है राक्षस विवाह। कन्या को बलपूर्वक या उसके संबंधियों को मारकर कन्या को ले जाकर विवाह कर लेना, इसे राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह या पिशाच विवाह भी कहते हैं। इसमें सोई हुई या नशे में धुत या अचेतन अवस्था में स्त्री से संबंध बनाने को पिशाच विवाह कहते हैं। तो विवाह जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, विवाह के 8 स्वरूप होते हैं। जीवन साथी चुनने की पद्धति, किस किस तरीके से पहले जीवन साथी चुने जाते थे? क्रय द्वारा विवाह करना, मैरिज बाई परचेज, यानी कि खरीद करके, जो एक सेकंड। नेक्स्ट है परोक्ष विवाह, प्रोबेशनरी मैरिज। तो प्रोबेशनरी मैरिज में क्या होता था, इसमें जो फैमिली होती थी वो अपने लड़के को लड़की के घर में कुछ दिन रहने के लिए छोड़ देती थी, यानी आगे चल करके कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए वो पहले से ही एक दूसरे के साथ रहकर देख लेते थे कि वर हमारे लिए योग्य है या कन्या हमारे लिए योग्य है या नहीं। तो इसे हम प्रोबेशनरी मैरिज कहते थे। ये खासकर जनजाति समुदायों में प्रचलित होता था। वहां पर लड़का लड़की के घर कुछ हफ्तों या महीनों तक रहकर रिश्ते की परख करता था, और अगर दोनों सहमत होते थे तो शादी हो जाती थी। लेकिन अगर दोनों में से कोई असहमत होता था तो फिर लड़का मुआवजा देकर के अलग हो जाता था। इसे प्रोबेशनरी मैरिज कहा जाता था। नेक्स्ट है हठ विवाह, मैरिज बाई इंट्रूजन, यानी कि इसमें किसी की जबरदस्ती या दबाव से, मतलब किसी के बाहरी हस्तक्षेप की वजह से शादी करना। इसमें लड़का या लड़की पूरे तरीके से सहमत नहीं होते थे, तो इसे हठ विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है हरण विवाह, मैरिज बाई कैप्चर, किसी को पकड़ लेना, गायब कर देना, इस तरीके से जो विवाह होते थे उन्हें हरण विवाह कहते थे। नेक्स्ट है मैरिज बाई ट्रायल, यानी कि परीक्षा विवाह। तो मैरिज बाई ट्रायल
लोग जो आजकल के टाइम में जिसे लिव इन कहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रहकर, समझकर, सोचकर जो शादी करते हैं, वो होता है मैरिज बाय ट्रायल। सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस, जो सिर्फ सेवा देने के लिए शादियां की जाती हैं कि शादी कर लेंगे तो घर में सभी को अच्छी सुरक्षा, अच्छी केयर मिल जाएगी, तो वो होते हैं मैरिज बाय सर्विस। नेक्स्ट है विनिम्न विवाह, यानी कि एक्सचेंज मैरिज। एक्सचेंज मैरिज में क्या होता था, दो परिवार या कोई भी दो आपस के परिवार या कोई भी समुदाय के दो परिवार जो आपस में विवाह करते हैं, यानी एक परिवार का लड़का दूसरे परिवार की लड़की से शादी कर रहा है और दूसरे परिवार का लड़का पहले परिवार की लड़की से शादी कर रहा है, यानी आपस में एक्सचेंज कर लिया। परस्पर सहमति द्वारा विवाह, मैरिज बाय म्यूचुअल कंसर्न, दोनों फैमिली के म्यूचुअल कंसर्न की वजह से जो शादियां होती हैं उन्हें परस्पर सहमति विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है पलायन विवाह, मैरिज बाय एलोपमेंट, भाग कर या समाज को बिना बताकर चोरी छुपके शादी करके कहीं दूर जा करके रहना, इसे कहते हैं पलायन विवाह। संस्था के रूप में विवाह के प्रकार। अब जो संस्था के रूप में विवाह के प्रकार हैं वो क्या है। एक विवाह यानी मोनोगैमी, एक पुरुष की एक पत्नी तथा एक स्त्री का एक ही पति हो, उसे कहते हैं एक विवाह। लेकिन इसके कुछ और भी प्रकार होते हैं। एक विवाह के ही कुछ और भी प्रकार हैं। अस्थाई एक विवाह, शिथिल एक विवाह और जोड़ा विवाह। अस्थाई एक विवाह में एक स्त्री पर पूरे समूह का अधिकार होता है, किंतु कुछ समय के लिए सिर्फ एक ही पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती है और अन्य पुरुष भी उस स्त्री से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। यानी एक टाइम पर एक ही पुरुष के साथ में वो रहेगी, तो इसे कहते हैं अस्थाई एक विवाह। शिथिल एक विवाह में, इसमें विवाह तो एक स्त्री और एक पुरुष के बीच ही होता है, परंतु पुरुष अन्य स्त्रियों से भी यौन संबंध रख सकता है, पर वह अन्य स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। यानी एक पुरुष का विवाह जो है वो एक स्त्री से ही होगा, पर वो फिजिकल कनेक्शन में कई और स्त्रियों के साथ भी रह सकता है, पर वो उन्हें अपनी वाइफ के रूप में नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट है जोड़ा विवाह। इस विवाह में, विवाह के इस प्रकार में पति पत्नी का एक जोड़ा रहता है जो प्रायः स्थायी प्रकृति का होता है। वो हमेशा एक पुरुष, इस ऐसी कंडीशन में एक पुरुष हमेशा एक ही स्त्री के साथ रहना पसंद करता है, इसे हम पेयर मैरिज कहते हैं। नेक्स्ट है बहुविवाह, पोलोगैमी। तो पॉलीगैमी में क्या है, एक स्त्री के दो या दो से अधिक पति या एक पुरुष की दो या दो से अधिक पत्नियां अनेक पुरुषों एवं अनेक स्त्रियों के बीच सामूहिक विवाह को बहुविवाह कहते हैं। और बहुविवाह जो है वो चार प्रकार के होते हैं: समूह विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और द्विपत्नी विवाह। तो समूह विवाह में क्या होता है, ग्रुप मैरिज में पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के समूह से विवाह करता है, जैसे टोडा जनजाति। ये टोडा जनजाति में ऐसे ही होता है, पुरुष का एक समूह जो होता है वो स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेता है और वो आपस में ही रहते हैं। बहुपत विवाह में एक स्त्री के दो या दो से अधिक पति होते हैं, जैसे टोडा, नायर, एस्किमो, इन जनजातियों में ऐसे होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक भ्राता संबंधी और एक अभ्राता संबंधी। ठीक है। नेक्स्ट है बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती हैं। द्विपत्नी विवाह में एक साथ दो पत्नियां होती हैं, एक पुरुष एक साथ में दो शादियां कर सकता है, यानी दो पत्नियों को रख सकता है, तो इसे कहते हैं द्विपत्नी विवाह। अब है प्राथमिकता के आधार पर विवाह, यानी कुछ चीजें प्राथमिक हो जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में जब शादियां होती हैं। देवर भाभी विवाह, लेविरेट में पति की मृत्यु के बाद देवर से विवाह करा दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है साली बहनोई विवाह, यानी पत्नी की मृत्यु के बाद मर्यादित या पत्नी के रहते हुए समकालीन उसकी बहन से विवाह करना। ये दो तरीके के होते हैं, यानी पत्नी की मृत्यु के बाद अगर साली से बहनोई की शादी हो रही है तो उसे मर्यादित में काउंट किया जाता है, या फिर पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर लेना, यानी पत्नी की बहन से शादी कर लेना, उसे समकालिक विवाह कहते हैं।
नेक्स्ट है मुमेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह, क्रॉस कजन मैरिज। इसे विनिमय विवाह भी कहते हैं, आपस में यानी एक्सचेंज कर लेना। नेक्स्ट है समांतर चचेरे भाई बहनों के विवाह, यानी क्रॉस कजिन नहीं होते हैं, वो समांतर चचेरे भाई बहन होते हैं, जैसे भाइयों के बच्चों या बहनों के संतानों के बीच विवाह। मुस्लिम धर्म में ये मान्य है, हिंदू धर्म में ये मान्य नहीं है। नेक्स्ट है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। बाल्यावस्था में ही लड़के लड़कियों का विवाह हो जाना बाल विवाह कहलाता है। यदि लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो यह बाल विवाह कहलाएगा। 4-5 वर्ष की उम्र में ही विवाह कर दिए जाते हैं, तो ये बाल विवाह कहलाते हैं। बाल विवाह को समाप्त करने के उपाय। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। बाल विवाह क्यों होते थे? क्योंकि लोग अपनी जाति में विवाह करना चाहते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जब तक बच्चे बड़े होंगे, जरूरी नहीं है आपको अच्छा लड़का जो आज की डेट में आपको अच्छा लग रहा है वो तब तक आपके पास रहे, नहीं रहेगा। तो इसलिए जो है लोग बच्चों में ही शादी कर देते हैं जल्दी, कि बाद में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए। तो इसको रोकने के लिए क्या करना है? अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना है, इनकरेजमेंट टू इंटरकास्ट मैरिज। क्योंकि जब ऐसा होगा तो बाल विवाह नहीं होंगे, क्योंकि जब शादी की उम्र होगी उस समय में आपको लड़के या लड़की ढूंढना खोजना आसान होगा। ठीक है, समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रॉपर एजुकेशन देना, सारे समाज को, सारे वर्गों को प्रॉपर एजुकेशन देना। जब वो एजुकेट होंगे तो इस चीज से बचने की कोशिश करेंगे। कानूनी रोक, लीगल चेकिंग भी होनी चाहिए इस पर, जिससे आप बाल विवाह को रोक सकते हैं। प्रचार, जो प्रोपोगेंडा होते हैं इनकी वजह से भी बचाया जा सकता है, यानी इन चीजों का प्रचार करना, लोगों को बताना कि लीगल चेकिंग हो सकती है, आपको सजा हो सकती है, इस तरह के प्रचार से आप बच सकते हैं। वर मूल्य प्रथा का अंत। तो वर मूल्य प्रथा में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अभी जो डाउरी सिस्टम चल रहा है जिसमें लड़की के घर वाले वर पक्ष को धन, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब जो है मनी वगैरह देते हैं, इसके ये ठीक विपरीत होता था वर मूल्य प्रथा। इसमें क्या होता था, वर साइड के लोग जो है, दूल्हे साइड के लोग जो है वो खूब सारा धन, गोल्ड, ज्वेलरी जो होता है ये सब लड़की पक्ष की तरफ देते थे। तो इसलिए क्या होता था कि लड़की वाले जो हैं, जैसे जो लोग गरीब हैं या पहले के टाइम में अभी के जैसा आधुनिकता नहीं थी तो लोग गरीब ही ज्यादा होते थे, तो वो लोग पैसे के लालच में आकर के कम उम्र में ही शादियां कर देते थे। तो वर मूल्य प्रथा का अंत किया जाए, तो इस तरीके से बाल विवाह को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है विधवा विवाह, विडो मैरिज। हिंदू विवाह से संबंधित दूसरी समस्या है विधवा विवाह की। हिंदुओं में विवाह के संबंध में जितने प्रतिबंध हैं उनमें यह प्रतिबंध भी है कि स्त्री के अपने पति के मृत्यु के बाद पुनः विवाह नहीं कर सकती, जबकि पुरुषों के लिए ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अगर किसी पुरुष की पत्नी की डेथ हो जाती है तो पुरुष को पूरा अधिकार होता है कि वो दूसरा विवाह कर सके, लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर किसी पुरुष की पत्नी के पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को ये अधिकार नहीं होता था। अब तो बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, तो विधवा विवाह का नैतिक औचित्य क्या है? विधवाओं की दयनीय स्थिति, यानी एथिकल जस्टिफिकेशन ऑफ विडो मैरिज क्या है? क्योंकि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन क्या है? किसी पत्नी का अगर किसी पत्नी के पति की डेथ हो जाती है, उसके बाद उस मतलब विडो लेडी को कोई भी टेक केयर नहीं करता, कोई भी देखने नहीं आता, कोई संभालने नहीं आता है, उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही खराब हो जाती है। तो इसलिए विधवाओं विधवाओं की दयनीय अवस्थाएं जो होती हैं, इसके लिए उनकी मैरिज करवा देनी चाहिए। अनुचित यौन संबंध को रोकने के लिए जो फिजिकल नीड्स होती हैं उनको कहीं दूसरे जगह वो फिजिकल रिलेशन में ना हो, तो इससे बेटर है कि उनकी दूसरी शादी करवा दी जाए। वैश्यावृत्ति में या धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए, क्योंकि
कोई अगर सिंगल लेडी है या सिंगल मदर है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं अपनी फैमिली को टेक केयर करने के लिए पति की डेथ के बाद में। तो इन सारी समस्याओं की वजह से कभी-कभी वो प्रोस्टिट्यूशन में चली जाती हैं या फिर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए भी होता है। विधवाओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा विवाह, विधवाओं के बच्चों की बर्बादी के को रोकने के लिए भी उनकी सेकंड मैरिज होना ज़रूरी है, क्योंकि एक पिता की डेथ होने के बाद में बच्चे ज़्यादातर बर्बाद ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं होता है। नेक्स्ट है विधवाएं परिवार पर नहीं राष्ट्र पर बोझ है। ठीक है। तो नेक्स्ट है यह समस्या समाज के एक बड़े अंग की तरह है, और ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोई एक फैमिली की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मतलब समाज की समस्या है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए जो है वो नेक्स्ट है दहेज डाउरी सिस्टम। इस विवाह में कन्या पक्ष की तरफ से कन्या व वर को कुछ वस्तुएं और धन उपहार में दिए जाते हैं। व्यवहारिक रूप से यह वर का मूल्य होता है जो कि उसके माता पिता उसकी योग्यता के अनुसार मांगते हैं। ईयर 1960 में दहेज निरोधक अधिनियम पास किया गया। इसका उद्देश्य था वर मूल्य प्रथा को रोकना। उत्पत्ति के कारण कॉजेस ऑफ ओरिजिन, क्यों ऐसा होता था, ये डाउरी सिस्टम मतलब क्यों चला? तो जीवन साथी चुनने का सीमित क्षेत्र होता था, यानी अपनी ही कास्ट में शादी करनी है और अपनी कास्ट में पढ़े लिखे लड़के कम हैं, योग्य लड़के कम हैं, लेवल नहीं मैच हो रहा है, तो इस वजह से लोग मोटा दहेज मांगते थे। ठीक है। तो जीवन साथी चुनने का क्षेत्र जो था वो सीमित था। नेक्स्ट था बाल विवाह, मैरिज चाइल्ड, बहुत ही बच्चे छोटे हैं और उनकी शादी करनी है, तो इसलिए भी ऐसा था। हिंदू लड़कियों में विवाह अनिवार्य है, शादी सिर्फ हिंदू लड़कियों में ही करनी है। कुलीन विवाह, हाइपरगेमी, यानी कि अच्छे ऊंचे कुल में ऊंची जाति में विवाह करना है तो दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। शिक्षा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का भी महत्व था, अगर लड़का पढ़ा लिखा है तो दहेज ज्यादा देना पड़ेगा, सर्विस में है तो और ज्यादा देना पड़ेगा, तो ये सब चीजें थी। धन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी था, पैसे वाले लोग हैं तो ज्यादा धन देना पड़ेगा। यातायात के साधनों में उन्नति है अगर उनके घर में तो दहेज ज्यादा देना पड़ेगा। तो इतने ये सब कारण थे दहेज के लेने के और दहेज देने के। ठीक है। भारत में परिवार एवं विवाह से संबंधित विधान लेजिस्लेशन जो है, ये कुछ ऐसे प्रमुख कानून बनाए गए थे कुछ चीजों को रोकने के लिए। जैसे कि सती प्रथा पहले चल रहा था, तो सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में पास किया गया था, बनाया गया था। तब से सती प्रथा बंद कर दिया गया था। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू किया गया था। विशेष विवाह अधिनियम जो है वो 1954 में लागू किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम जो है वो 1955 में लागू किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू किया गया। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में। हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम भी 1956 में लागू किया गया। दहेज निरोधक अधिनियम 1960 में लागू किया गया। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 में शुरू किया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में शुरू हुआ है। वरिष्ठ नागरिक देखभाल तथा कल्याण अधिनियम 2007 में शुरू हुआ है। तो ये कुछ कानून थे जो हमारी सरकार द्वारा बनाए गए थे कुछ कुरीतियों को रोकने के लिए, और इन कानूनों का बहुत ही फायदा भी हुआ, बहुत लाभ हुआ है। ठीक है। तो यूनिट 7 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।